सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन ऑफ ग्रुप ऑडिट या आप बोल दो ऑडिट ऑफ सीएफएस। यहां सर हमको किसकी फील लेनी पड़ती है? एफआर की। एफआर में जो हम पढ़ते हैं इंड एस 103, 110 एंड 28 जनरली यूज होता है एसोसिएट्स वगैरह के लिए, इनकी थोड़ी फील साथ में रखनी है। अब सर हमको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, ये कहां लिखा है? अगर कल को कोई राह चलता आदमी आपसे पूछ ले, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको सीएफएस बनाने ये कहां लिखा है, तो आप बोलोगे 129 सबसेक्शन 3। 129 सबसेक्शन 3 उठा के देख लो, वहां लिखा है कि अगर किसी कंपनी के पास सब्सिडरी है इंक्लूडिंग एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, अगर किसी के पास सब्सिडरी है एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, तो उसको सीएफएस बनाना जरूरी है। अब सर ये सीएफएस का जो अप्रूवल होगा, प्रिपरेशन होगी, ऑडिट होगा, ये उसी तरीके से होगा जैसे एक एसएफएस का होता है। तो जो आपके प्रोविजन से रिलेटेड टू प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट, दीज आर सिमिलर टू एज इट केस ऑफ अ एसएफएस। अब खुदा ना खास्ता किसी केस में एएस या इंडेस ने कंपनी को एग्जेम्पशन दे दी फ्रॉम मेकिंग अ सीएफएस, तब भी इसको शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। इसको बताना पड़ेगा कौन सब्सिडरी है, कौन एसोसिएट है, कौन जॉइंट वेंचर है, उनके साथ इसकी कितनी शेयर होल्डिंग वगैरह है। दी शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स नीड टू बी देयर। तो ये एक बेसिक सी बात है जो आपने यहां पे समझ के चलनी है। तो एक बार देखो किताब में क्या लिखा है। सर किताब में बड़ी सिंपल चीजें लिखी है, 129.3 129.4 का रेफरेंस आ गया। फिर इन्होंने बोला सीएफएस किससे बनेंगे? शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। बट अगर कल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने एग्जेम्पशन दे दी तो फिर आप शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर दोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। फिर हमने सर डिस्कशन की थी सर क्या, दो केसेस जो इंडेस के हिसाब से, दो केसेस इंडेस वाले जहां पे सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। पहला केस क्या था? एक है अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, एक है इंटरमीडियरी होल्डिंग कंपनी, एक है होल्डिंग कंपनी, एक है सब्सिडरी। अब ये जो होल्डिंग कंपनी है सर, इसके पास तो सब्सिडरी है, बट ये जो होल्डिंग कंपनी है ना, इसमें क्या है सर, इसके केस में 80% स्टेक तो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी के पास है, और जो इसके पास 20% स्टेक है वो किसके पास है सर? एनसीआई के पास है। इसका 20% स्टेक किसके पास है? मैंने कहा एनसीआई के पास है। अब सर क्या होल्डिंग कंपनी को सीएफएस बनाने की नीड है? मैंने कहा नहीं, अगर 3 कंडीशन पूरी हो जाती है। सर क्या? पहला तो ये जो एनसीआई है ना, आपने इनको इन्फॉर्म कर दिया इन राइटिंग, ओरली नहीं कर सकते, राइटिंग में बताना है, और आपके पास ये इन्फॉर्म किया है, इसका प्रूफ है, यानी द प्रूफ ऑफ डिलीवरी इज ऑल्सो अवेलेबल। प्लस तीसरा, इनको कोई आपत्ति नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन बाय देम। सर पब्लिक को भी तो दिक्कत हो सकती है, मैंने कहा लिस्टेड ही नहीं है, ये तो लिस्टेड एंटिटी नहीं है, नाइदर इट इज अ लिस्टेड एंटिटी नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, हमको फर्क नहीं पड़ता। एंड तीसरा, कहीं ना कहीं किसी सीएफएस में ये दिख रही है, कहीं ना कहीं किसी सीएफएस में दिख रही है, यानी या तो इसकी इंटरमीडियरी होल्डिंग कंपनी या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, या तो इंटरमीडियरी होल्डिंग कंपनी या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, ये अपने सीएफएस बना के आरओसी के साथ फाइल करते हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यही 3 चीजें हमने इसमें सीखी थी। सर क्या? इट इज अ होली और पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी, ठीक है सर, एंड ऑल इट्स अदर मेंबर्स, यानी जो इसके वो है ना मामले एनसीआई, इनको हमने इन्फॉर्म कर दिया इन राइटिंग, हमारे पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी है और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्लस पब्लिक को भी कोई दिक्कत नहीं है, ना तो सिक्योरिटीज लिस्टेड है, ना ही प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एंड तीसरा, ऊपर वाले बनाते हैं, यानी अल्टीमेट और इंटरमीडियरी होल्डिंग कंपनी फाइल देयर सीएफएस विद द रजिस्ट्रार इन कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर सेकंड एग्जाम्पशन किसकी है? म्यूचुअल फंड कंपनीज की। ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, ये किसी फीलिंग के साथ सब्सिडरीज एक्वायर नहीं करती, इनका धंधा है, इनका धंधा है कहीं ना कहीं शेयर्स में पैसे लगाना। तो ये कहते हैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी है जैसे कि म्यूचुअल फंड, और ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू कर रही है एफवीटीपीएल यानी एफआर में हम इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो अगर इसकी फेयर वैल्यू ऊपर जाएगी तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, अगर फेयर वैल्यू नीचे आएगी तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा। तो इसको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी का काम क्या है? मैंने कहा क्रोनोलॉजी में चलना। सबसे पहले पब्लिक से पैसे लेते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, पब्लिक से पैसे लेते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, यानी उनको आगे शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। अब सर इनको रिटर्न भी तो देना है पब्लिक को, तो रिटर्न कैसे आएगा? जब शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी, यानी थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन, या शेयर से डिविडेंड आएगा जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम, या दोनों। तो 3 तरीके से ये रिटर्न्स कमा सकते हैं, या तो कैपिटल एप्रिसिएशन या इन्वेस्टमेंट इनकम या बोथ। एंड लास्ट में जो सब्सिडरी की परफॉर्मेंस है, ये इसको कैसे मेजर कर रहे हैं? फेयर वैल्यू बेसिस पे। तो मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस। तो आपने बस ये 3 पॉइंट ध्यान रखने। सर क्या? पब्लिक से फंड्स क्यों लिए? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस के लिए। रिटर्न्स कैसे लाके देंगे? कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम और बोथ। एंड लास्ट में मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। सर अगर इसकी कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसको सीएफएस बनाने पड़ेंगे, अगर कोई पेरेंट कंपनी है इसकी इन्वेस्टमेंट एंटिटी की तो उसको सीएफएस बनाने पड़ेंगे, अनलेस
वो खुद भी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, ठीक है सर। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था पेरेंट लिमिटेड का, इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था सर, क्या there are certain exemptions from CFS which are available in AS21 but not in Ind AS 110। Ind AS 110 में नहीं है, बट AS21 में सबसे पहला कहता है टेम्पररी कंट्रोल। अगर आपको पता है कंपनी का इंटेंशन ही नहीं है, कंपनी का इंटेंशन ही नहीं है परमानेंट कंट्रोल का, तो और अगर टेम्पररी कंट्रोल है, पता कैसे चलेगा टेम्पररी कंट्रोल? अगले ही साल सब्सिडरी को बेच दिया, अगले ही साल सब्सिडरी का कंट्रोल छोड़ दिया, तो अगर टेम्पररी कंट्रोल है तो CFS बनाने की नीड नहीं है। दूसरा ये कहता है सर, क्या आप अपनी सब्सिडरी से पैसा ही नहीं निकाल पा रहे, आप अपनी सब्सिडरी से पैसा ही नहीं निकाल पा रहे, यानी देयर इज अ सवेयर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन। अब आप जो पैसा नहीं निकाल पा रहे, तो इसका मतलब आपके पास कंट्रोल तो है ही नहीं, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे सब्सिडरी और उसके पैसे को। तो अगर आपके पास सब्सिडरी से पैसा नहीं आ पा रहा किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको बोलते हैं सवेयर LTFTR। बोलो मेरे साथ, सवेयर LTFTR। सर LTFTR का क्या मतलब था? लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन। एक बार और, लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, तो भी सर एग्जेम्पशन फ्रॉम CFS मिल जाती है। बट क्या ये एग्जेम्पशंस इंड AS 110 देता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका पुराना वाला AS21 देता है। तो सारे बच्चे बात बताओ, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था? सर इस क्वेश्चन में हमने सीखा था टेम्पररी कंट्रोल का केस था, ये कहीं ना कहीं टेम्पररी कंट्रोल का केस था। तो क्या हमारी अजम्पशन रहेगी? हमारी अजम्पशन रहेगी CA फाइनल में इंड AS पढ़ाए जाते हैं, तो जो क्वेश्चन है वो भी इंड AS का है। तो इंड AS में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, ना तो टेम्पररी कंट्रोल की, ना सवेयर LTFTR की। सर LTFTR क्या था? फिर से बोलो, मुझे तो बड़ा मजा आता है बोलने में। लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, ये सारी एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है, तो यहां आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। भले ही अगर एग्जाम्पशन भी होती तो भी शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर देने पड़ते, और कंक्लूजन में आप लिखोगे कंसोलिडेशन बिगिंस कब? जब आप कंट्रोल ले लेते हो। जिस दिन कंट्रोल मिल जाता है वहां कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है, और जिस दिन कंट्रोल गया वहां कंसोलिडेशन खत्म। ये तो सर बढ़िया वाला FR रिवाइज हो गया हमारा। अगला सवाल क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। तो अभी तक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? PPFS, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हो गई है PPCFS। PPCFS का मतलब है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ CFS। अब एक बात बताओ, जब मुझे CFS बनाने हैं तो मैं तो पेरेंट हूं, मेरे पास अपने फाइनेंशियल्स तो हैं। अब मेरा काम क्या है सर? सब्सिडरी, एसोसिएट, इनको पकड़ना, इनसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन कौन तुम्हारी सब्सिडरी है, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर द कंपोनेंट्स व्हिच विल बी इंक्लूडेड इन कंसोलिडेशन, और उनसे क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए लॉजिकली। अब आप उनसे इंफॉर्मेशन मंगा लो, यानी ऑब्टेन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट। अच्छा, क्या मैं वो इंफॉर्मेशन को इस इंफॉर्मेशन से ऐसी जोड़ दूं? जल्दी से बताओ, क्या मैं वो उस इंफॉर्मेशन को इस इंफॉर्मेशन से ऐसी जोड़ दूं? नहीं सर, FR वाले टीचर ने सिखाया एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। FR वाले टीचर ने सिखाया एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। कौन सी? कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, जिनको आगे जाके हम इस चैप्टर में बोलते हैं परमानेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। सो एज इट इज नहीं जोड़ सकते। मेकिंग द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, दो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स के एग्जांपल बता दो, दो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स के एग्जांपल बता दो। सर चाचा हमारे गैप की जीन्स पहन के हारमोनियम बजाते थे, चाचा हमारे गैप की जीन्स पहन के हारमोनियम बजाते थे, यानी गैप एडजस्टमेंट और हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। गैप एडजस्टमेंट और हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तो सबको पता है कि जब तक दोनों का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क सेम नहीं होगा आप इनको जोड़ ही नहीं सकते। तो सेम अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पे लाके जोड़ सकते, प्लस अकाउंटिंग पॉलिसीज भी सेम होनी चाहिए। क्लियर है बॉस? एंड लास्ट में भूल गए भूल गए कौन से इंड AS भूल गए। मैंने कहा था दो डिस्क्लोजर वाले इंड AS याद रखना, जिनको तुम FR में भी छोड़ के जाते हो। नहीं मत छोड़ना, पेपर में आएंगे 8 से 16 नंबर के। जल्दी से बताओ कौन से दो इंड AS रह गए? बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो। इंड AS 24, इंड AS 108, यानी रिलेटेड पार्टी और सेगमेंट इंफॉर्मेशन को भूल मत जाना रे। ठीक है सर। इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक किया, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने कहा वही है जो 200 में था, रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द FRF। अगर हाँ तो फिर आप अपना ओपिनियन दोगे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। तो रीजनेबल एश्योरेंस के लिए वर्ड यूज किया जाता है सेटिस्फैक्शन, की आप सेटिस्फाइड हो CFS एज प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल FRF। अगर हाँ तो ओपिनियन दे दो, वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। उसके 2 पॉइंट्स अगले वाले हमने कंपनी ऑडिट से चुराए थे। सर कंपनी ऑडिट से कौन से पॉइंट चुराए? 143.1, 143.3, 143.1, 143.3, यानी आपकी ड्यूटी टू इंक्वायर एंड ड्यूटी टू रिपोर्ट। यही दोनों सेक्शंस कहीं ना कहीं आपके CA फाइनल के सिलेबस में भी हैं। एंड लास्ट में सर क्या आता है? मैंने कहा लास्ट में आता है आपने वैलिडेट करना है रिक्वायरमेंट ऑफ CFS। अब आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया वाला टॉपिक, मटीरियलिटी को लेके। सबसे पहले मुझे बताओ कितनी मटीरियलिटी निकलेंगी? सरदार 2।
दो मटीरियलिटी निकलेंगी। सबसे पहले ओवरऑल सीएफएस की मटीरियलिटी, जिसको आप बोलते हो ग्रुप मटीरियलिटी, ठीक है सर। इससे हम क्या करेंगे सरदार, दो चीजें करेंगे। मैंने कहा क्या, सबसे पहले जितनी भी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स हैं उनको ग्रुप की मटीरियलिटी से ऑडिट करेंगे, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मटेरियल टू द ग्रुप है, क्योंकि जो मटेरियल होगा उसी को मैं अपने ऑडिट के स्कोप में ऐड करूंगा। सो डिटरमाइन द कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर मटेरियल टू द ग्रुप। अब जब आपने पहचान लिया तो अब आपकी दूसरी मटेरियलिटी की बात आ गई है, यानी उस कंपोनेंट के ऑडिट के लिए आप उसकी मटेरियलिटी बताओगे और अपने कंपोनेंट ऑडिटर को इन्फॉर्म करोगे। हमने डिस्कस भी किया था, मोस्टली सीएफएस के ऑडिट्स में यही होता है कि जनरली पेरेंट कंपनी का ऑडिटर सब्सिडरी को ईमेल के थ्रू या कम्युनिकेट किया जाता है कि क्या मटेरियलिटी है ऑडिट करने की, तो वो मटेरियलिटी बताई जाएगी। अच्छा, कॉल पे सिर्फ मटेरियलिटी बताई जाएगी या कंफर्मेशन भी ली जाएगी? जल्दी से बताओ, जो आपसे कम्युनिकेशन हो रही है सिर्फ मटेरियलिटी बताई जाएगी या कंफर्मेशन भी ली जाएगी? सर कंफर्मेशन भी ली जाएगी, वो भी अटपटी बातों को लेके जिनका दिमाग में आने का पॉइंट ही नहीं है। एथिक्स, इंडिपेंडेंस, इन चीजों को लेके भी कंफर्मेशन ली जाएगी। तो आपने बस यही बात ध्यान रखनी सर, क्या सबसे पहले ग्रुप की मटेरियलिटी निकालो और उससे दो काम करना। सर दो काम क्या? कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स ऑडिट करना, यानी परमानेंट और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, ठीक है सर। उसके बाद आपने देखना कौन से कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल हैं। जो मटेरियल है उनकी मटेरियलिटी उनके कंपोनेंट के ऑडिटर को कम्युनिकेट करो और कंफर्मेशन ले लेना, कहीं ना कहीं कंफर्मेशन ले लेना अबाउट द एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस। अब सर एक बात बताओ, आपने एक बहुत ही मजेदार बात बताई थी। मैंने कहा क्या, सपोज मेरा जो सीएफएस है उसकी मटेरियलिटी मैंने निकाली 500 करोड़, ओहो, जो मेरी सब्सिडरी है उसकी रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन है क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी 120 करोड़ की। अब ये सब्सिडरी के लिए तो मटेरियल है, हाँ सर, बट क्या ये ग्रुप लेवल पे मटेरियल है? द आंसर इज नो, क्योंकि ग्रुप लेवल पे मटेरियलिटी 500 करोड़ है और यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट 150 करोड़ की है, 120 करोड़ की है, विच इज नॉट मटेरियल टू द ग्रुप। तो ग्रुप लेवल पे हम रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे, ग्रुप लेवल पे हम इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे। यही बात हमने कहां भी सीखी है, सेम चीज आपके एसए 600 में भी लिखी हुई है। तो ये कहता है जब भी आपको कोई ऑब्जर्वेशन मिले, ऑब्जर्वेशन का मतलब है 705, 706, जब भी कोई आपको ऑब्जर्वेशन मिले 705 या 706, तो आपने मटेरियलिटी को कंसीडर करना है एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ एसए 600। यही सेम टू सेम डायरेक्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिल जाएगा। अब सवाल आता है सर, प्लानिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस। सारे बच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है या ये वही प्लानिंग वाले कॉन्सेप्ट हमको लगाना है? सब प्लानिंग वाले कॉन्सेप्ट लगाना है। प्लानिंग का मतलब होता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। दो तरह के प्रोसीजर अभी तक हमने सीख रखे हैं, क्या? रैप और फैप। रैप का मतलब होता है चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेना, फैप का मतलब होता है चीजों की टेस्टिंग करना। तो अंडरस्टैंड किसको करेंगे सर? अंडरस्टैंड दो चीजों को करेंगे, बताओ क्या क्या? अरे बताओ क्या क्या सर? अंडरस्टैंड करेंगे ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, कौन होल्डिंग है, कौन सब्सिडरी है, कौन एसोसिएट है, और ग्रुप वाइड क्या कंट्रोल्स है। वेरी गुड। दूसरा, आपको ग्रुप की अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझना है। तो ये कहता है आपने अंडरस्टैंड करना है सर क्या? ग्रुप स्ट्रक्चर और अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसके बेसिस पे आप अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करो, यानी यू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट। सारा काम खुद करोगे या यहां पे आप काम बांट सकते हो? सर यहां पे अदर ऑडिटर रहता है, यहां पे जो कंपोनेंट का ऑडिटर है हम उसका काम यूज कर सकते हैं, और अगर काम यूज करना है तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर काम यूज करना है तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सी बात हमने सीखी थी। लास्ट बार एक बार मुझे फटाफट बता दो, प्लानिंग में दो तरीके के प्रोसीजर, रैप और फैप। रैप में अंडरस्टैंडिंग दो चीजों की, बताओ क्या क्या थी? ग्रुप स्ट्रक्चर, कंट्रोल्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर हम करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, वो भी खुद नहीं करेंगे, दूसरे का काम यूज कर सकते हैं। अगर काम यूज करना है तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। फिर हमने बात करी किसकी? हम कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करें। हम कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करें? सारी सब्सिडरी, सारे एसोसिएट, सारे जॉइंट वेंचर इसका पार्ट बन गए। सर आप अपने पुराने वर्किंग पेपर देख लो, आप अपने पुराने वर्किंग पेपर देख लो, उस हिसाब से देख लो क्या सारी सब्सिडरीज आ गई, क्या सारे एसोसिएट आ गए, क्या सारे जॉइंट वेंचर आ गए। आप अपने वर्किंग पेपर से देख लो। आप मैनेजमेंट से पूछो उनके क्या प्रोसीजर्स है टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स जिनको सीएफएस में लाना है। क्या इस बार कोई नया आया है सीएफएस में, या कोई पुराना चला तो नहीं गया? तो आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हो। इसके बाद और क्या तरीका था? मैंने कहा कोई भी कंपोनेंट बनता कैसे? इन्वेस्टमेंट से, तो आप इनकी इन्वेस्टमेंट्स देख लो। जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट, जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट, एंड आखिरी में देख लेना जो भी आपकी सब्सिडरीज है उनके केस में कोई चेंज इन द शेयर होल्डिंग तो नहीं है। लास्ट बार अपना काम देख लो, मैनेजमेंट का काम देख लो, अपने वर्किंग पेपर, मैनेजमेंट के प्रोसीजर, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लो कोई नया कंपोनेंट तो नहीं आया। फिर आप इनकी इन्वेस्टमेंट्स देख लो, जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट। इस तरह से आप ये 5 से 6 चीजें ध्यान रख सकते हो।
फिर सर हमने टॉपिक डिस्कस किया था परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। दूसरों के लिए परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, बट तुम्हारे लिए क्या है? फटाफट बताना चैट बॉक्स में। कोई राह चलता आदमी अगर पूछे परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या है, तो क्या है सर? गुडविल और एनसीआई। गुडविल और एनसीआई जो आपके 103 में कैलकुलेट होते हैं ना। यानी आप बोलते हो मैंने परचेज कंसीडरेशन दी 500 करोड़, ठीक है। सपोज आप मान लो आपने एक एंटिटी एक्वायर करी जिसका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स थे 600 करोड़, यानी जो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स बोल दो वो 600 करोड़ थे। तो आप क्या करते हो ना, बांटते हो ना बिटवीन द पेरेंट एंड एनसीआई। हाँ, कौन से दिन पे? जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर किया उस दिन जो रिजर्व्स होते हैं उनको दोनों में बांट देते हो। तो मैंने कहा पेरेंट के हिस्से आए 480 करोड़, एनसीआई के हिस्से आए 120 करोड़। हाँ, फिर आप क्या करते हो? गुडविल कैलकुलेट करते हो कि भाई हमने तो 500 करोड़ दिए थे बट मिला कितना? 480 करोड़। तो एक्स्ट्रा 20 करोड़ किसके दिए? गुडविल के। बट मान लो आपने पैसे कम दिए थे, मिला ज्यादा, तो आप बोलते हो कैपिटल रिजर्व निकला। तो ये जो चीजें निकलती है ना ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये जो चीजें निकलती है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, इन्हीं को परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स कहा जाता है। तो ये कहता है आपने कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले फोकस करना है एज ऑडिटर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। उस दिन देखो क्या रिजर्व्स है, उनको बांट दो। उनको आप बांट दो सर, बांट दे किसमें? बिटवीन द पेरेंट एंड एनसीआई। एंड लास्ट में देखो ये चीजों में चेंजेस कब आते हैं? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग। तो अगर आपने थोड़ा शेयर बढ़ाया या कम किया इन द सब्सिडरी, जनरली इनमें चेंजेस आएंगे तो वो भी परमानेंट माने जाते हैं। अब एक बात बताना सर, मेरी एक सब्सिडरी के केस में तो गुडविल आ रही है, एक सब्सिडरी के केस में कैपिटल रिजर्व आ रहा है, तो क्या करूं? तो ये कहता है आपके पास ऑप्शन है, ये कहता है आपके पास ऑप्शन है कि आप बैलेंस शीट पे ना नेट करके दिखा दो, बट नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ेगा कि गुडविल इतनी है, कैपिटल रिजर्व इतना है, तो ये नेट बैलेंस आया है। तो आप अपनी बैलेंस शीट का जो फेस है उस पर तो नेट अमाउंट दिखाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको कंप्लीट डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ठीक है सर। करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स वही है वो जो आप एफआर में करते हो। ये मैंने लोन दिया, ये मैंने लोन लिया, नेट ऑफ मारो। ये लोन पे इंटरेस्ट दिया, ये लोन पे इंटरेस्ट लिया, नेट ऑफ मारो। तो ये आपने सबसे पहले तो लोन वाले 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। दूसरा सर, कई बार ऐसा होता था होल्डिंग सब्सिडरी को कोई एसेट भेजती है और उस पर अनरियलाइज प्रॉफिट होता है। हाँ, तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट को भी आप उड़ा देते हो। हाँ सर, उसको भी उड़ा देते हैं। जैसे ही अनरियलाइज प्रॉफिट उड़ाते हो तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करनी पड़ती है। हाँ, तो उसकी बात भी कर लो। एंड आखिरी के 2 पॉइंट क्या थे? पहले वाले। आखिरी के 2 पॉइंट वही थे पहले वाले सर। पहले वाले कौन से? चाचा हमारे गैप की जीन्स पहन के हारमोनियम बजाते थे, यानी गैप कन्वर्जन और हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, इसमें हमने सबसे मुद्दे वाली बात क्या की थी सर? सबसे बढ़िया मुद्दे वाली बात की थी ये वाली, कि अगर मेरे कंपोनेंट है तो उसकी बैलेंस शीट 31 दिसंबर की हो सकती है बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट कंट्री, एंड पेरेंट और सीएफएस हो सकते हैं 31 मार्च 24। क्या इनको भी कंसोलिडेट किया जा सकता है? आंसर इज यस, किया जा सकता है। बट याद रहे सर, क्या ये जो गैप है बिटवीन द कंपोनेंट एंड द पेरेंट, दिस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स इन केस ऑफ एएस, इट कैन नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स इन केस ऑफ अ इंड एएस बैलेंस शीट। बट सर, इसमें हमको इफेक्ट देना है कि अगर बीच में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया, अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया इन द कंपोनेंट, तो उसका इंपैक्ट भी कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना चाहिए। ये एक बेसिक सी बात आपको इसमें ध्यान रख के चलनी थी। ठीक है बॉस? ठीक है सर। फिर हमने सर एक बात और की थी, क्या? ये डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है, इस पे एमसीक्यू पूछता है इसे। ये कहता है आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा पेरेंट के लिए, सब्सिडरी के लिए और एसोसिएट के लिए। क्या इन सबका कितना कितना यू कैन से, सबसे पहले इनका बता दो टोटल इनका कितना कितना नेट एसेट्स है, यानी बैलेंस शीट में आपने ले लिया एसेट माइनस लायबिलिटी। और जो पीएनएल में जो प्रॉफिट्स वाली फिगर आती है ना, प्रॉफिट्स और ओसीआई मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो आपने सबके नेट एसेट्स बताने इंडिविजुअली, सबका प्रॉफिट बताना है और सबका ओसीआई बताना है, और उसका परसेंटेज बताना है टू द टोटल, उसका परसेंटेज बताना है टू द कंसोलिडेटेड फिगर। तो ये कह रहे हैं हर पेरेंट के लिए, हर सब्सिडरी के लिए, कंपोनेंट्स के लिए, एवरीथिंग, सबके लिए आपको उनके नेट एसेट्स बताने हैं, प्लस उनका बताना है कितना प्रपोर्शनेट इन द टोटल नेट एसेट्स, देयर परसेंटेज एज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स, पीएनएल एंड ओसीआई। ये आपने बेसिक बात समझनी है। क्या इसके अंदर टर्नओवर आता है? क्या यहां पे टर्नओवर लिखा है? मैंने कहा नहीं, टर्नओवर नहीं जानना हमको, टर्नओवर नहीं जानना हमको, प्रॉफिट जानना है। नेट एसेट्स, प्रॉफिट, ओसीआई। बोलो मेरे साथ, नेट एसेट्स, प्रॉफिट और ओसीआई। टर्नओवर की बात हम यहां पे नहीं कर रहे। फिर सर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, देन यू टॉक अबाउट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसको लेके लेनी है? पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके इन्होंने सारे कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद इन्होंने प्रॉपर एडजस्टमेंट्स वगैरह भी कर ली, और इंड एस 24 और इंड एस 108। नाउ कम्स द रिपोर्टिंग पार्ट। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी, मजा आ जाएगा।
रेडी हो गए सर? अरे सर रेडी हो गए। सबसे पहले सबसे सिंपल केस से बात करते हैं। When the parent's auditor is also the auditor of the component, अगर पेरेंट का ऑडिटर कंपोनेंट का ऑडिटर है तो आपने बस यही देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कि नहीं, चाहे इंड एस हो या एएस हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है सर। अगर उसमें कोई डिपार्चर या डेविएशन है, अगर उसमें कोई डिपार्चर और डेविएशन है तो सर क्या होगा? मॉडिफाई द रिपोर्ट। आपको रिक्वायरमेंट कंसीडर करनी पड़ेगी ऑफ एसए 705, देन यू नीड टू मॉडिफाई योर रिपोर्ट। एंड लास्ट में बस आपने बस इतना बोलना है, ट्रू एंड फेयर व्यू किसका? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लोज। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लोज, जो बैलेंस शीट है आपने ओपिनियन देना है, जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। जो आपका पीएनएल है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द कंसोलिडेटेड पीएनएल। एंड जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है अबाउट द कैश फ्लोज। तो कुछ नहीं है, पहले चेक करो एएस से कंप्लाई किया, अगर नहीं किया तो एसए 705, उसके बाद ट्रू एंड फेयर व्यू वाले गाने लिख देना। सर ट्रू एंड फेयर व्यू वाले गाने क्या है? बैलेंस शीट, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑन द बैलेंस शीट डेट, पीएनएल गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, एंड कैश फ्लोज गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कैश फ्लोज। इजी इजी सर। इसके बाद हमने बात की थी कि अगर पेरेंट का ऑडिटर सब्सिडरी का ऑडिटर अलग अलग है, अगर पेरेंट का ऑडिटर सब्सिडरी का ऑडिटर अलग अलग है तो सर क्या होगा? आपको यूज करना पड़ेगा वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर। ये बात कौन सिखाता है? एसए 600। एसए 600 कहता है यूज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। अब जब मैं दूसरे का काम यूज करूंगा, और मैं टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूं? रिपोर्टिंग। क्या मुझे क्लियरली बताना पड़ेगा कितना काम दूसरे बंदे ने किया? हां सर, क्योंकि उस काम के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं। उस काम के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं। तो आपको ऐसे 706 में ओम पैरा डाल के बताना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन विच इज ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर। अब सर ये कैसे बता सकते हैं? कहते हैं दो ऑप्शन है, या तो एग्रीगेट अमाउंट्स बता दो, इतने रुपए का ऑडिट उसने किया, इतने रुपए के एसेट्स उसने चेक करे, इतने रुपए का एक्सपेंसेस इसने चेक करे, एग्रीगेट अमाउंट। या इसको परसेंटेज टर्म्स में बता दो। सर परसेंटेज किसका? हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ना आइटम उठा लो, यानी बैलेंस शीट का टोटल किससे आता है? एसेट से। जो आपका पीएनएल होता है उसका टोटल किससे आता है? मेजरली रेवेन्यू से। तो मेजर वाले उठा लो, एसेट्स, रेवेन्यूज और कैश फ्लोज। एसेट्स, रेवेन्यूज और कैश फ्लोज, एंड रिमेंबर दिस फिगर शुड बी बिफोर द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। ठीक है। एंड अच्छा, क्या इसका मतलब ये मैंने ओपिनियन क्वालिफाई किया? नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर क्वालिफाइंग योर ओपिनियन, इट इज जस्ट अ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन चीजों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और मेरी चीजों के लिए मैं, यानी जो काम किसी और ऑडिटर ने किया उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, जो मैं हूं, मैं अपने सिर्फ पेरेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। तो ये कहता है दिस इज नॉट अ क्वालिफिकेशन, रादर एन इंडिकेशन ऑफ डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक बेसिक सी बात आपने इसमें ध्यान में रख के चलनी है। अब सर एक बात बताना, सपोज ऐसा भी तो हो सकता है कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप में है और जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो इंड एस में है, तो क्या करें? तो मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, मैनेजमेंट से पूछो। क्या सामने वाली सब्सिडरी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं वो एकदम कच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिए एकदम गैप के हिसाब से? अगर हां, तो पेरेंट का काम है कि वो कन्वर्जन करे, वो कहीं ना कहीं पेरेंट की मैनेजमेंट गैप कन्वर्जन करेगी। जो पेरेंट की मैनेजमेंट गैप कन्वर्जन करेगी, आपका काम यही है, आप उन कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स को ऑडिट कर लेना। ठीक है सर। ऐसा भी तो हो सकता है सब्सिडरी खुद कन्वर्ट करके दे रही है, हाँ, तो जो कंपोनेंट है वो कन्वर्जन करेगा, कंपोनेंट का ऑडिटर चेक कर लेगा कन्वर्जन वगैरह ठीक से हुई है कि नहीं। सर वो कैसे चेक करेगा? उसके पास एक मैनुअल होती है, उसका नाम क्या था? गैम। क्या नाम था उस मैनुअल का? गैम, यानी ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल। तो अब मैं एज अ ऑडिटर क्या चेक करूं? आप बस गैम चेक कर लेना कि जो गैम है वेदर इट इज इन कंप्लायंस विद द गैप एप्लीकेबल टू द पेरेंट। जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पेरेंट के लिए एप्लीकेबल है वो आप चेक कर लेना, उससे कंप्लाई करेगी नहीं। तो एकदम जितना लॉजिकली चलोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। अब सर इसके बाद हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था? मैंने कहा इसके बाद डिस्कस किया था कंपोनेंट का ऑडिट ही नहीं हुआ, तो जनरली तो होना चाहिए। ये कहता है ऑल द कंपोनेंट शुड बी कंसीडर्ड इन द ऑडिट प्रोसीजर। या तो ऑडिटर खुद कंसीडर करेगा इंटर मल्टी लोकेशन ग्रुप ऑडिट, ठीक है, वो खुद कहीं ना कहीं अपनी टीम भेज देगा, जर्मनी, फ्रांस, जहां पे भी ब्रांच रहेगी वहां भेज देगा, या वहां जर्मनी का कोई लोकल ऑडिटर उसको ऑडिट कर देगा। कोई भी केस हो ऑडिट तो होना चाहिए, बट अगर ऑडिट नहीं हुआ तो सर हमारे पास एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस नहीं है तो लिमिटेशन ऑन स्कोप है, और लिमिटेशन ऑन स्कोप है तो एक ऐसे जाग जाता है जिसका नाम है 705। तो ये कहता है पॉसिबल मॉडिफिकेशन बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। तो ऐसे 705 में मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है कंसीडरिंग द मटीरियलिटी। अब मटीरियलिटी को ये लोग कैसे लिखते हैं?
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। आपने कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसीडर करके मॉडिफिकेशन की बात करनी है। लास्ट पॉइंट आता है सर ऑडिटिंग फ्रेमवर्क। पहला थर्ड पॉइंट में क्या था, एफआरएफ अलग है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग है, लास्ट पॉइंट कहता है ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग है। तो जनरली जो ऑडिटिंग फ्रेमवर्क है तो वो तो इंडिया वाला ही होना चाहिए, बट अगर कंपोनेंट के ऑडिटर ने एक ऐसा ऑडिटिंग फ्रेमवर्क यूज किया विच इज डिफरेंट, तो आपने चेक करना है वो इंडियन गैस जैसा है कि नहीं। सर गैस का क्या मतलब है, जनरली एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जनरली एप्लीकेबल नहीं, जनरली एक्सेप्टेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो इंडिया में जनरली एक्सेप्टेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से ही वैसा उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो यहां तक हमने सारी की सारी बातें करी थी और आखिरी में हमने पढ़ा था सुविचार। आखिरी में हमने पढ़ा था सुविचार। से सुविचार क्या था, जितनी मेहनत आज कर रहे हो बस कल से थोड़ी ज्यादा करना ताकि आपका कल बेहतर हो सके। ओहो हो, जितनी मेहनत आज कर रहे हो बस वो कल से थोड़ी ज्यादा करना ताकि आपका आने वाला कल बेहतर हो सके। सो पुश हार्डर देन यस्टरडे टू गेट अ बेटर टुमारो। आई होप यू एंजॉयड दिस रिवीजन। यूं ही खुशी खुशी मल्ला अगर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।